ओके एवरीबॉडी, थैंक्स वेरी मच जॉइनिंग इन अगेन। आज हमारी एपिसोड नंबर 4 है और इसमें आज हम बात करेंगे कि जब आप अपना वाई डिस्कवर कर लें, जब आप अपना व्हाट डिस्कवर कर लें, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपने उसका बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है, आपने रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। उस पूरे जो आपका थॉट प्रोसेस था कि आपने एक प्रोडक्ट लेके आनी है, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट हो या डिजिटल प्रोडक्ट हो, उसको डिस्कवर करने के बाद अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है इसको मार्केट करना। उसको किस तरह आपने सेल करना है, क्या रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए और किस तरह आप उसमें से रेवेन्यू जनरेट करके अपना जो आपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया था उसको अपने आप प्रूफ करना है फाइनेंशियली। तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो विदाउट फर्दर ड्यू, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, अली भाई, कैसे हैं हम लोग? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। एंगेजमेंट हो थोड़ी सी हमारा कम है अभी भी। तीसरी एपिसोड हो हमने पोस्ट की थी लास्ट वीक, लेकिन ये कि व्यूज़ बढ़ रहे हैं और व्यूज़ के साथ साथ जो उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब लोग देख रहे हैं इसको फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। तो आई थिंक ओवर टाइम मोमेंटम बढ़ता बढ़ता चला जाएगा और हमारे पास कुछ क्वेश्चन आना शुरू होंगे। तो क्यों हम आज इससे स्टार्ट करते हैं कि पैसे कैसे बनना है। ठीक है, सब कुछ हमने बात कर ली और अब नेक्स्ट स्टेप है पैसा कैसे बनाना है। तो मैं आपसे शुरू करता हूँ अली भाई कि क्योंकि आपने माशाल्लाह काफ़ी बिज़नेस सेटअप किए हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में तो बिज़नेस सेटअप करना एक अलग ही नेक्स्ट लेवल है। यानी कि पाकिस्तान से बाहर चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में पाकिस्तान के कस्टमर्स को उनको कन्विंस करना, उनसे उनकी पॉकेट से पैसा निकालना, दैट्स अनदर डिफ़िकल्ट टास्क। तो आपसे मैं शुरू करूँगा कि किस तरह आप रेवेन्यू जनरेट अपना जो मॉडल है अपना सेट करते हैं और क्या उसमें एक्सपर्ट्स आप देखते हैं कि किन किन चीज़ों का अपने मद्देनजर रखना है, और फिर उसके बाद ये कैसे प्रूव करना है कि किस प्राइस पॉइंट पे मैं अपनी प्रोडक्ट लेकर आऊँ। अच्छा, thank you very much, Yasin. Once again, we appreciate and a shout out to you because आप editing बड़ी अच्छी कर रहे हैं और you're spending quite a lot of time on that. And again, a request to all our viewers कि प्लीज़ इसको ज़रूर वॉच करके लाइक शाइक किया करें और कमेंट्स में एटलीस्ट ये बता दिया करें कि यार तुम लोगों की जो बातें हैं ना वो बड़ी आउटडेटेड है, कोई नई बात करो, कुछ भी कह सकते हैं। यू कैन डू समथिंग, एनीथिंग जबरदस्त। कंस्ट्रक्टिव, any feedback which will help us improve ourselves, so that'll be great because अगर हम हमें कई दफा फिर ऐसा लगेगा यार हम दीवारों से बातें कर रहे हैं और हमारे जो ऑडियंस है वो खामोश ऑडियंस है, तो वो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब आपसे रियल लाइफ क्वेश्चंस आएंगे और असल चीज वो होती है जब ऑडियंस में से कुछ लोग आफ्टर ये जो सीरीज हमारी चल के हटे 8-10 एपिसोड या जो भी हो, तो आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे यार हमने इसको फॉलो करते हुए अपना जर्नी स्टार्ट किया और हम यहाँ खड़े हो गए हैं, यहाँ पहुंच गए हैं। तो जैसे ऋतिक रोशन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है ना कि अभी उसने रिसेंटली बॉडी बहुत ज्यादा उसने वेट गेन किया था, देन अगेन आफ्टर अ फ्यू मे बी अ ईयर और सो अगेन ही हैज बिकम वेरी लीन, वेरी मस्कुलर। तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नजर आनी चाहिए कि जो ये चीज हम कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट किसी की लाइफ पे पड़ना चाहिए, वो दैट विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव। और अगर आप शुरू में कहते हैं कि यार आप हाथ खड़ा कर दें, कमेंट्स में हमें बता दें यस आई वांट टू स्टार्ट माय जर्नी, एंटरप्रेन्योरशिप नया करना चाह रहा हूँ, साइड हसल करना चाह रहा हूँ, कुछ भी करना चाह रहा हूँ, और देन वी कैन काइंड ऑफ इट विल आल्सो मेक इट एक्साइटिंग फॉर अस। जब किसी किसी को बंदा कर रहा होता है ना, साथ साथ लेके चल रहा होता है, तो जर्नी बिकम्स रियली अमेजिंग। तो चलें जी, आज यासिन जैसे आपने बात की है, यार मेरे पास तो स्टोरीज हैं कुछ सुनाने के लिए, जो माजी के दरीचों में जब हम झांकते हैं तो हम देखते हैं कि यार जो हमने चीजें अपने फेलियर्स या लेसन लर्न से सीखी। व्हेन आई स्टार्टेड फर्स्ट बिजनेस, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस था, एक टेक्निकल प्रोडक्ट थी, एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट थी, जो कि 2015 के एंड पे हमने स्टार्ट किया। कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर के ऊपर हम इनसाइट्स देते थे कि अगर इस बंदे ने पिछले 6 महीने में प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जो होती है कि इसने ये खरीदा तो आगे ये खरीद सकता है, ये चीज इसको ऑफर पे दोगे तो चांसेस ज्यादा है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, बाय कर लेगा। तो ये इसके जो हमारे क्लाइंट्स थे वो रिटेलर्स थे और उनको हम ये इनसाइट्स देते थे। तो एज यू सेड के वी फोकस्ड ऑन द मार्केट इन पाकिस्तान एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग क्योंकि किसी को इसकी समझ ही नहीं आती थी। जो रिटेलर्स है उन्होंने बड़ा खुशी खुशी डिवॉट्सन जैसे एक बड़ा इस्लामाबाद का बड़ा है एक रिटेलर है, और साथ साथ इन्होंने फार्मेसीज बहुत सारी बनाई हुई हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हैं अक्रॉस द सिटी। तो वो इन्होंने जनाब हमसे कुछ 6 मंथ्स का डेमो हमने पायलट फ्री इनको दिया। अपनी मोबाइल ऐप थी, कस्टमर्स जाते थे। मेसीज की मेरे ख्याल इस तरह की ऐप है और यूके में भी मल्टीपल इस तरह की चलती हैं ऐप्स वगैरह, जो
डील्स एंड डिस्काउंट्स देती हैं। पाकिस्तान में मोस्ट इंस्टेंटली गो लूट लो ऐप है, तो दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डूइंग लाइक 7-8 years ago here. कस्टमर को डिस्काउंट्स मिलते थे, विल बी हैप्पी टू डाउनलोड आवर ऐप एंड 10% 15% एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलती थी, डिस्काउंट्स मिलते थे, और जो इनसाइट्स जाती थी उसको रिटेलर को, वो उसके इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हम उसके लिए लेके आते थे। हम उसे ये नहीं कहते थे कि अपने पैसों में से कोई फीस पे करो, बल्कि हम उसे कहते हैं जो भी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अगर तुम्हारी ग्रोथ हम कर देते हैं, अगर करोड़ पे तुम्हें, अगर पहले करोड़ का तुम्हारी सेल होती थी मंथली, अब अगर हम तुम्हारी 1.5 करोड़ पे लेके जाते हैं तो उसका 5% हमें दे देना। सो इट वाज वेरी सिंपल। अच्छा, जब तक तो डेमो फ्री चलता रहा दे वर हैप्पी, लेकिन जब पैसे टर्न ऑन की बारी आई ना, तो वो कहते यार ये तो मुश्किल है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ये भी आती थी कि यहाँ पे जो होता है ना कि जो टैक्स मैन है, और वो उसकी जो इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ सेल्स के साथ इंटीग्रेशन करके हमें डेटा देना था, तो हमारे पास एक्सेस उनके सारे सिस्टम की हो जानी थी, इससे ट्रांसपेरेंसी उनकी हो जानी थी टुवर्ड्स टैक्स मैन एज वेल। ये वो नहीं चाहते थे, तो थोड़ा सा चीजें जो ना वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चाहते। दैट्स व्हाई दे सेड यार हमें नहीं चाहिए, हमारे पास पहले बस ठीक है, अगर ना भी हुआ ना ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ तो कोई मसला नहीं। इन द एंड दे सेड नो टू इट। अच्छा, ये चीज ना काफी हमें चैलेंज फेस हुआ, और फिर हमने अपना रुख मोड़ा। अच्छा, थोड़ा सा हमने फिर देखा कि यार मार्केट में और कौन से प्लेयर्स हैं, तो हमें पता चले कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं। एक ऐसी ब्रांड थी, जो एक बंदा था जो कराची का था, लेकिन वो यूके के सारे टॉप ब्रांड्स, टिम्बरलैंड, नेक्स्ट, मदर केयर, ये सारे ब्रांड वो लेके आया था पाकिस्तान को। 8-9 ब्रांड्स थे उसकी अम्ब्रेला में, और वो क्या करता था, वो यूके से पिछले सीजन का माल उठाता था और यहाँ लाके वो प्रीमियम प्राइस पे, अच्छी प्राइस पे वो बेचता था। तो अच्छी सारे मॉल्स में उसके स्टोर्स थे। अब उन्होंने जो बेसिकली टिम्बरलैंड और उनके एसेंशियली उन्हीं के स्टोर्स होते हैं सारे, नेक्स्ट के और मदर के, उन्होंने कहा जी ये ऐप हमें हमारे स्टोर्स के लिए बना दें। एंड ही केप्ट मी ही केप्ट आई मीन ही कॉल्ड मी अप फॉर अ फ्यू टाइम्स टू कराची, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार ये बड़ी डील होने जा रही है, मेगा डील, हम इनके लिए प्रोजेक्ट करेंगे एंड ऑल दैट। And he kept lingering it on for like 1 year, and then he just disappeared, and he stopped answering my messages, calls, and no email, nothing. So they don't say no to you, but they just don't say yes to either. Blankly refuse भी नहीं करते। बाहर ये फर्क होता है कि अगर वो नहीं करना चाहेंगे ना, तो वो लटकाएंगे नहीं, वो जल्दी से नो कर देंगे। इधर ये होता है कि जी करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो वो करते कराते जो ना, वो स्टार्टअप की इतनी लाइफ में उसके पास ना पैसे होते हैं, तो वो इतनी फंडिंग नहीं होती कि वो गुजारा चला सके और लटका सके इतने लंबे जो इसे कहते हैं जो डिसीजन है ना, बाइंग डिसीजंस, जो कॉर्पोरेट कंपनी, बड़ी कंपनियां होती हैं, उतनी ही बड़ा टाइम लेती हैं वो माइंड मेकअप करने के लिए। तो मेरे ख्याल में आपके ये थोड़ा सा कल्चरल प्रॉब्लम है पाकिस्तान में ना, कि ना आप यस करते हैं ना नो करते हैं, आप अगले बंदे को लटका के रखते हैं 4 साल 6 महीने, वो बेचारा तंग आके खुद ही पे चले जाता है। तो अली जो है वो आपको पाकिस्तानी बिजनेस मॉडल बता रहे हैं। बिल्कुल। एक एग्जांपल मैंने आपको पाकिस्तान की बता दी, अब मैं एक एग्जांपल आपको यूके की देता हूं, जहां पे हमने ज़ीकोफाई एस्टैब्लिश की, जो कि ट्रेनिंग कोचिंग कंसल्टिंग कंपनी है और बिजनेस एजिलिटी इनेबल करती है, और दूसरा कम्युनिकेशन इनेबल करती है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इसमें एरिक्सन नोकिया में हमने पेनिट्रेट किया, फिर बाद में एस्ट्राजेनेका में किया, लेकिन जो एरिक्सन नोकिया में था, एरिक्सन से स्टार्ट हुआ यूके में। यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि इंडियंस have penetrated in all the telcos in all big companies, और बड़ा penetrate करना मुश्किल है, क्योंकि everything has they have already done a lot of stuff। छोटी छोटी कंपनियां जो उनकी बहुत आगे गई हुई हैं पाकिस्तानियों से, तो वो आपको ये लगता है कि यार कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने तो काबू किया बस सारा कुछ। अच्छा, हमें थोड़ी सी एक दरवाजे की छोटी सी खुली खिड़की या दरवाजा नजर आया, हमने उधर से एंट्री डाल दी। बेसिकली एक हमारे जानने वाले थे अच्छे, उनको पता था कि यार हम लोग जो है ना, वो कहीं मैंने उनके साथ काम किया था माजी में, तो वो जिसे कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो मैंने दुबई में उनके साथ कुछ टाइम गुजारा हुआ था, एंड ही न्यू दैट आई वर्क वेरी हार्ड एंड वेरी फोकस्ड एंड ऑल दैट, तो गंदी क्वालिटी के काम नहीं करेंगे, ये उनको आइडिया था। तो उन्होंने ही गॉट एक्साइटेड कि यार आप लोग एजिलिटी लेके आते हैं बिजनेस में। उस वक्त ये नीड थी कि जो क्लाइंट्स लाइक वोडाफोन थे, टेलकोस के वेंडर्स थे, वो एजाइल हो रहे थे, और ये लोग जो थे ना, ये दे वर लूजिंग बिजनेस टू दोज वेंडर्स हु वर गोइंग एजाइल। जो कस्टमर था उनको प्रेफर करता था। So that's why they needed transformation, agile transformation for their product and project management teams. तो वहां पे हमने अपना ज़ीकोफाई बेसिकली एक बुटीक कंसल्टिंग फर्म है, तो हमने उन्हें कहा जी हम करके दे सकते हैं, हमें एक मौका दें। वो जो एक मौका होता है ना, वो एक एरिक्सन के एक ऑफिस में 2 days की ट्रेनिंग सेशन था। अब जो हमारा कॉन्टेक्ट था ना, वो जरा स्ट्रांग था। यूजुअली क्या होता है, अगर आप देखते हैं ना अपने इर्द गिर्द लोग, तो यूजुअली लोग ना इतने बोल्ड नहीं होते, इतने आपकी जो दोस्त यार बैठे होते हैं ना, नेटवर्क जो है, इवन यूके में, यूरोप में, कनाडा में और यूएस में, अक्सर जो है ना, दे आर लिविंग वेरी टिमिडली, और वेरी मतलब बंदा गुजारा चला रहा होता है और थोड़ा बहुत इधर उधर देखता नहीं कि मैं कैन इन्फ्लुएंस क्या कर सकता हूँ। दे डोंट इन्फ्लुएंस एट ऑल।
they're very sensitive, they're very cautious about their career पे कोई बुरा impact ना पड़ जाए, कोई गलत ना चला जाए, कदम उठ जाए. लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आई ना, जो मैं उसको बताना चाह रहा हूँ, कई दफा ये होता है कि what if आप सोच रहे होते हैं what if it goes wrong. मैं कहता हूँ यार what if it goes right, तो मैनेजमेंट में आपके नंबर बढ़ेंगे. अगर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी कंपनी उन्हें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, वो आपके किसी बेसिक जानने वाले की हो, तो दे विल अप्रिशिएट यू. एंड दैट्स व्हाट हमारे केस में हुआ कि उन्होंने हमें टाइम दिया, 2 डेज का ट्रेनिंग दी, वो हमने जाके अच्छा डिलीवर किया. उसमें जो हमारा प्राइम कॉन्टैक्ट था जिसने हमें फैसिलिटेट किया, उसने अपने टीम्स को कहा, ही वाज एट अ सीनियर डिसीजन मेकिंग लेवल. नीचे के बॉटम में पिरामिड से ये चीजें मूव नहीं हो सकती, क्योंकि हर स्टेज पे आपको फ्रिक्शन मिलती है. एचआर वाले कहते हैं यार ये कौन सी कंपनी है, अभी सुना भी नहीं है इनका नाम, और इंडियंस तो रिमोटली करा देंगे. कहते नहीं, रिमोटली तो करना ही नहीं है ना, सारा मैजिक है इन हाउस फेस टू फेस करवाने में. और जो चीज ये लेके आ रहे हैं, नोबडी एल्स इज गिविंग इट. तो एक एंड से उन्होंने वो वाला एंड मैनेज किया. उन्होंने ही ब्रोक all the walls, he shattered all the walls, he removed all the friction, then he gave us one chance. अब वो one chance हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा साबित हुआ कि वो we were really primed for it, we were prepared for it. तो अल्लाह का शुक्र है कि वो उन्होंने कहा जी कि you guys did brilliant job. उसको आगे लोगों ने सारों ने फीडबैक दी, जो गोरे शोरे थे सारे हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, सलमान हुसैन एंड नवीन नसीर, they all attended that first session. और वो सबने कहा जी अमेजिंग. एंड देन they gave us the full contract for the 1 year. पूरे रीजन को करें आप. ये जो सेशंस हैं, ये मल्टीपल पे यूके में हमने कराया, फिर हमने पूरे यूरोप में जहां एरिक्सन के ऑफिस थे वहां करवाए. सो द आइडिया इज दिस, दैट वन स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, और आपके माइंड में आना चाहिए कि यार एनीथिंग इज पॉसिबल. हम लोग असल में ना थोड़ा सा नीचे खेलते हैं, जो पाकिस्तानीज होते हैं. हम लोग समझते हैं कि यार ये जो बैरियर है हम क्रॉस ही नहीं कर सकते, हम बस काम करके दे सकते हैं. वी आर टेकीज एंड वी आर जस्ट सपोज्ड टू डू दिस वर्क, but we cannot offer services and we cannot engage with the top tier management. लेकिन ये जो मेरा दोस्त था वो पहले डायरेक्टर था एरिक्सन में, then he moved on to Nokia as VP. So he was an influence person, a guy with influence. तो आपको decision makers identify करने हैं अपने सर्कल में, and then because they know you, तो it's easy because people buy from people. So if you know somebody who's a man of influence, approach them, talk to them. और कई लोग ऐसे होते हैं यार जो कहते हैं डरते हैं पाकिस्तानियों से, कई लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट भी करना चाहते हैं. सो यू विल गेट वन चांस, देन यू डोंट हैव टू ब्लो इट अप. तो प्राइसिंग बाद में आएगी. द बिजनेस मॉडल इज दिस, दैट मेक फर्स्ट एंट्री, impress them to death, don't negotiate on, don't have price wars, just tell them that guys have to taste the product first, and if the product is amazing, get that opportunity, and then the business is going to come to you. ज़बरदस्त. एक इसमें फ़ॉलो अप क्वेश्चन मैं करूँगा, फिर मुझे पता है आसिम भाई आप बड़े एक्साइटेड हैं इसमें जंप करने के लिए. ये बताएं कि सबसे अच्छा, मैं खुद सेल्स में रहा हूँ और मुझे पता है कि प्रोक्योरमेंट आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. जब आप नई कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो जिसमें कंपनी का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई यानी कि पास परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं है, तो प्रोक्योरमेंट बड़ा टफ टाइम देती है कि भाई ये कौन सी कंपनी आ गई जिसके साथ तुम बिजनेस कर रहे हो. मुझे तो नहीं लगता कि ये क्रेडिट वर्दी हैं और हम उनसे जो है ना वो चांस ले नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का. तो थोड़ा सा उस पर बताइए कि उसको आपने कैसे ओवरकम किया था. It just takes time, और होता ये कि आपको सब्र से चलना पड़ता है. जितनी बड़ी ब्लू चिप ऑर्गेनाइजेशन होती है उतना ज्यादा आपको सब्र से चलना पड़ता है. एंड दैट्स व्हाट इंडियंस हैव रियलाइज्ड. कई दफा कई दोस्त हैं जो बिग ग्रुप्स में अच्छी जगह पर प्लेस्ड हैं, यूके में एंड यूरोप में, आई हैव कन्वर्सेशंस विद देम फॉर बिजनेस डेवलपमेंट. तो वो यही बताते हैं कि यार वंस फ्रेंड शेयर्ड एग्जांपल ऑफ एन इंडियन कंपनी. उन्होंने कहा जी कि ये वो कंपनी थी जो वेरी लीन एंड वेरी स्मॉल कंपनी, लेकिन ये सारे बॉक्सेस टिक करते थे जो हमें रिक्वायरमेंट थी ना हमारी, दे मेट ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड. लेकिन चूंकि हमारा ग्रुप ही इतना बड़ा था, इतनी बड़ी हमारी कंपनी थी, कॉन्ग्लोमरेट, उसकी वजह से हम उनको फौरी तौर पे बिजनेस नहीं दे सकते थे. बट वो जो सारे बैरियर्स क्रॉस करने में ना पूरा 1 साल लगा. अब 1 साल का मतलब है कि एटलीस्ट दिस एंडेड अप स्पेंडिंग $200,000 या 200,000 पाउंड्स, वो जो कंपनी थी इंडियन. तो आपके पास इतना बड़ा मसल होना चाहिए, सब्र खाली काफी नहीं है, मसल भी होना चाहिए, ताकि वो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ली जाती हैं. जो अच्छी बिग कंपनीज होती है ना यूके में, यूरोप में, यूएस में, दे अरेंज डिनर्स, मीटअप्स ऑन शार्ड और अदरवाइज बिग लोकेशंस. वहां पे वो जो प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट्स हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट, उनको इंटरफेस देते हैं अपने पुराने क्लाइंट्स के साथ, उनके साथ बिठाते हैं सेम टेबल पे, सो दैट दे गेट टू इंटरेक्ट कि यार अच्छा आप इनके क्लाइंट है, बताएं कैसा एक्सपीरियंस है इसके साथ. सो यू नीड टू क्रिएट दोज अपॉर्चुनिटीज. ना सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की बात अपने मुंह से करें, बल्कि क्रिएट अपॉर्चुनिटीज जहां पे आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स
प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं। ये सारा साइकिल है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट द रिवॉर्ड्स आर ह्यूज एज वेल। ऑब्वियसली यू नीड टू हैव मनी, यू नीड टू हैव स्मॉल स्टेप्स में। मैंने आपको वो बताया जो एरिक्सन वाला फॉर्मूला था, जिसमें हमें 2 मंथ्स के अंदर हमारी पहली एंगेजमेंट मिल गई थी, एंड इट वाज अ रिकरिंग रेवेन्यू, एंड इट वेंट ऑन टिल कोविड, मतलब पूरा 2019 हम बिजी रहे। लेकिन कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब इट वाज सो बिजी दैट हमारे जो ट्रेनर्स कोचेस थे मल्टीपल एंगेजमेंट साइमल्टेनियसली एक ही दिन में, कोई पेरिस में हो रही है, फिर यूके में भी हो रही है, फिर न्यूयॉर्क से मैं ट्रेनर फ्लाई इन करा के इधर लंदन में करवा रहा हूँ, फिर उधर से मैं एक स्पेनिश ट्रेनर एरिक्सन के लैटम रीजन था, तो लैटिन अमेरिका में था, ग्वाटेमाला में मैं स्पेनिश ट्रेनर अरेंज कर रहा हूँ, पीरू से उसको फ्लाई करवा के और वहां पे वो सेशन डिलीवर करवा रहा हूँ। So you have to do all of these things, but that's all part of the game. जबरदस्त, राइट, चले जबरदस्त। अली जी प्लीज कैरी ऑन। नहीं, मैं आपकी तरफ ही इशारा कर रहा था कि अब आप जो है, मुझे पता है काफी एक्साइटेड थे इसमें जंप करने के लिए, तो प्लीज शेयर योर नॉलेज। यार एक तो अली थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मैंने कहा आपसे दोबारा दोस्ती करने का दिल कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली हमारी रिलेशनशिप माशाल्लाह कितने, आई थिंक 2008 में पहली मुलाकात हुई थी ना फेस टू फेस इस्लामाबाद के अंदर। इट्स बीन व्हाट नाउ 17 इयर्स है ना। लेकिन ऑब्वियसली वो आगे पीछे कर करके बहुत सारी बातें जो ऑब्वियसली नहीं हुई, जो आप यहाँ पे बता रहे हैं, तो मैं तो वैसे भी बड़ा खुश हूँ इस उस पे कि इतनी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, इतनी लर्निंग्स हो रही हैं, कुछ चीजें इंडोर्स हो रही हैं जो लग रहा था कि ठीक है, कुछ चीजें जो हैं वो रीचेक कर रहा हूँ मैं कि अच्छा मेरी तो ऐसी थी, अली की ऐसी क्यों है। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो थैंक यू सो मच यासीन, इसके ऊपर काम करने का, इसको एग्जीक्यूट करना, क्योंकि आइडिया तो कोई भी जनरेट कर लेता है भाई, सारा गेम है उसकी एग्जीक्यूशन का, और वो जो है वो कमाल चीज है। तो हैट्स ऑफ हाँ, एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि अली भाई ने ये पूरा जर्नी बताया ना, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स और वेरी हार्ड वर्क रिक्वायर्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। ये तो आपने बड़ी जल्दी से इसको समराइज कर दिया ना, आपने बताया ना कि ये सारा कुछ हुआ कैसे है, मतलब ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी आपकी मेहनत लगी होगी, आपने टीम बिल्ड की होगी, आपने खुद का अपना पैसा लगाया होगा शुरू में विदाउट एनी रेवेन्यू, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि आपके पास कैश फ्लो आ नहीं रहा और आप जो है पैसा लगाए चले जा रहे हैं, टीम बिल्ड किए जा रहे हैं, कंप्यूटर्स बाय कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है कि आप जो है ना रिस्क के ऊपर होते हैं कि यार ये अगर नहीं चल पड़ा, मेरा पीछे जो कैश फ्लो पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो गया, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो इस पे हम आएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये हमने मजीद इस पर डिटेल पे डबल क्लिक करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी डिटेल्स हैं बातों की, पता नहीं किस किस डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। अच्छा, मेरी जिंदगी का जो बिजनेस मॉडल है सिंपल सा, वो है अर्ली बर्ड होना। बस जितना आप अर्ली होंगे और अगर वो नीश आइडेंटिफाई आपने कर ली, तो आपको इतना उसको सिक्योर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो नीड जो है अगर वो सिर्फ आप सर्व कर सकते हैं और मार्केट में कोई और नहीं है, तो प्रिक्योरमेंट भी आपको उठा लेगा, सबको उठा लेंगे, क्योंकि आप एक जरूरत है जो कि फुलफिल करने जा रहे हैं, और जब वो मार्केट में लेकर जाते हैं चीजों को, तो कहते हैं कोई और अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात यह कि अली ने जो एक इंपॉर्टेंट बात की कि वो प्रिक्योरमेंट का साथ होता है, और ऑब्वियसली ये जो आपकी रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप ये है चाबी। ये ऑर्गेनाइजेशंस कोई रोबोटिक ऑर्गेनाइजेशंस, कोई स्ट्रक्चर्स, कोई रोबोट्स नहीं घूम रहे, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो सबके सब इंसान हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो एक तो ये कि जो आपका जो कनेक्शन है, उससे आपकी रिलेशनशिप कैसी है, और वो जो कनेक्शन है क्या वो भी रिस्क टेकर है या नहीं, क्या वो भी फ्यूचरिस्टिक है या नहीं। क्योंकि अगर वो बंदा जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं वो विजनरी नहीं है, वो रिस्क टेकर नहीं है, तो आप एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि वो बेसिकली डोर ओपनर है इस चीज के ऊपर कि मैं रिस्क ले रहा हूं अपनी जॉब का आपके ऊपर। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑब्वियसली वो एक रिस्क है, अगर वो चल गया तो कमाल हो जाएगा, और नहीं चला तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो ये वो रिस्क वाला जो एंगल है, अब हम पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, तो रिस्क हर चीज के साथ कनेक्टेड है, और हम ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्क अवर्स नेशन है, तो हम उस डायरेक्शन में जाते ही नहीं, अपने आप को बचाने पे ज्यादा फोकस होता है और उस पे जाते ही नहीं। तो हम तो बेसिकली आउटलायर्स हैं ना, हम लोग जो जमा हुए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं इन चीजों की, क्योंकि हम वो रिस्क समहाउ किसी न किसी रीजन की वजह से ले चुके हैं, तो हमें थोड़ी सी उसकी आदत पड़ गई है। लेकिन जिन्होंने रिस्क नहीं लिए तो उनके लिए वो चीज मुश्किल है। तो एक तो ये कि वो भी आपने पढ़ा होगा ना, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एंड रेड ओशन स्ट्रैटेजी, है ना। सबसे बेहतरीन मॉडल जो है वो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी है, और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में
हमारा बिजनेस पहले आया, कंपनी बाद में बनी। यानी जब मैं वापस आया था जंबील चलाने के लिए, हम तो जंबील चला रहे थे और चलाते चलाते हम इवेंट्स करते थे मुख्तलिफ। तो एक इवेंट को स्पॉन्सर किया था टेलेनॉर ने, पर्सोना का इवेंट हमने कराया था कराची के अंदर, उसका नाम था आर यू ऑनलाइन। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई टेलीकॉम तो एक चीज है, बट फ्यूचर किसका है? ब्लॉगर्स का है। फ्यूचर किसका है? ऑनलाइन रिक्रूटर्स का है। फ्यूचर किसका है? इस इंटरनेट की कम्युनिटीज का है। तो क्यों ना हम एक ऐसा इवेंट करें जिसमें जितने भी टेलीकॉम के लोग हैं उनको ये फेवर दिया जाए कि डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, कंटेंट की तरफ जा रही है, और अब मल्टीपल प्लेयर्स आएंगे टेक्नोलॉजी के अंदर जो कि टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाएंगे। 100 लोग थे उस इवेंट के अंदर, एक छोटा सा इवेंट था। जब हमने रिपोर्ट भेजी है टेलीनॉर को, तो वो कुछ 65 पेजेस की रिपोर्ट थी। और हमने क्या किया था? कुछ भी नहीं, वेबसाइट और यूट्यूब और वही जो ट्विटर रेडिट जो भी उस जमाने में चीज थी, क्योंकि हम उस वक्त नए नए थे, हमने सब पे खूब प्रमोशन की उस इवेंट की, फिर इवेंट को एग्जीक्यूट भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी डाली, ये किया वो किया सब कुछ। और ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? 2009 की बात कर रहा हूँ। और उस वो वक्त तो सोशल इवेंट, मीडिया कोई जानता भी नहीं था, हाँ, 2008 और वो 2009 में। इवेंट जो है, जब हमने उसको स्लाइड्स पे डाला, और जब स्लाइड्स भेजी, और जब वो भी उनके बोर्ड रूम में खुली वो स्लाइड्स, तो वो कहने लगे ये क्या है? हमने कहा ये तो हमारी कम्युनिटी है, और ये सारे कम्युनिटी के लोग हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं। कहते हैं एक एक स्टेटस के ऊपर ये 20-20 कमेंट्स हैं, ये कोई 50-50 लाइक्स लगे हुए हैं। 2009। अच्छा, ये लगे हुए, ये क्या हो रहा है? हमने कहा जी ये तो कम्युनिटी है हमारी, हम उसको अच्छा कम्युनिटी है, ओ डिजिटल तो सारा कम्युनिटीज के ऊपर है। जो ट्राइब्स हैं अब वो सब डिजिटली मूव कर गए, तो आपको कम्युनिटी बनानी आती है। ओ, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? तो वहां उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ब्रांड्स को अब कम्युनिटीज की जरूरत है। ब्रांड को अब मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि ऑनलाइन के थ्रू कम्युनिटीज की जरूरत है। तो ये टेलीनॉर ने आइडेंटिफाई किया, और फिर जब 15 अक्टूबर 2009 को इजी पैसा लॉन्च होता है, उसका लॉन्च इवेंट था, हमें इनवाइट भी किया गया और सब। उस वक्त तक लेन 12 बनी नहीं थी, जंबील चल रही थी। और उसके कोई आई थिंक 15 दिन के बाद मेरे पास एक कॉल आती है मार्केटिंग से, और वो मुझसे कहते हैं कि मोहसिन, आप ये जो इजी पैसा है इसकी कम्युनिटी बना दीजिए। मुझे तो समझ नहीं आया था वो मुझसे क्या कह रहे थे। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो मुझसे क्या बात कर रहे हैं। इवन मैं कम्युनिटी बना चुका था, लेकिन ये कम्युनिटी का लफ्ज मेरे मुंह पे ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि ये मुझसे क्या कह रहे हैं। तो कहने लगे ये जो इस तरह से आपने टेलीकॉम की एक कम्युनिटी बनाई है और रन की है, तो आप हम इस इजी पैसा की एक छोटी सी कम्युनिटी बना के दे दीजिए। यानी कि तो ये इसको एक्सीडेंटल इनोवेशन थी जिसका आपको खुद को अंदाजा नहीं होगा ये किस लेवल पे है। एक्सीडेंटल इनोवेशन, और पॉइंट क्या था? कम्युनिटीज बना के उनको एक डायरेक्शन में आगे लेके जाना, उन कम्युनिटीज का दर्द फील करना, पेन फील करना, और उसको किसी न किसी तरह से प्रोडक्टिव बनाना, उस पूरी कम्युनिटी को एक दूसरे की हेल्प और केयर से। तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आपको पता है कम्युनिटीज की हम जब बात करते हैं, तो जितनी छोटी कम्युनिटी होती है वो इतनी एफिशिएंट होती है, इतनी अच्छी होती है, और हम कंपेयर भी कर रहे होते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज को। पाकिस्तान में जो मेमन कम्युनिटी है वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ट्रीट होती है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट लोगों की कम्युनिटीज हैं। तो हम क्या कर रहे थे? हमने बस टेलीकॉम, कॉमन प्रॉब्लम, और ये कॉमन प्रॉब्लम का छोटा सा सोल्यूशन, नॉलेज शेयर कर लो। ये बात टेलीनॉर को 2009 में समझ आ गई कि यार ये इन्होंने कम्युनिटी क्यों के बनाई हुई है। तो ये हमें तो अब ब्रांड्स की कम्युनिटी बनानी है ऑनलाइन, और डिजिटल के ऊपर मार्केटिंग की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो आप खुद करेंगे। कम्युनिटीज की जरूरत है, क्योंकि कम्युनिटीज जो हैं जब वो बातचीत करेंगी तो उसको वर्ड ऑफ माउथ कहेंगे आप। डिजिटल इज ऑल अबाउट वर्ड ऑफ माउथ। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं। तो सडनली वो पावर शिफ्ट कि जी वो मीडिया मेरे कंट्रोल में है, तो हर जगह मुझे यूनिलीवर नजर आता है, लोरियल नजर आता है। और अब क्योंकि डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल पे तो वो चीज नजर आती है जो लोग देखना चाहते हैं। तो अगर वो यूनिलीवर नहीं देखना चाहते तो नहीं देखना चाहते, वो क्यों आ रहा है जबरदस्ती यूनिलीवर बार बार डिजिटल के ऊपर। तो वो जो पावर शिफ्ट था, वो ऑब्वियसली एक्सीडेंटली मैं उस पावर शिफ्ट का हिस्सा बन गया था। और जब मैं वहां उनके पास पहुंचा हूं, तो जो उन्होंने मुझसे कहा, तो वो मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मुझसे क्या मांग रहे हैं। और मैंने उनसे ये कहा कि यार टेलीकॉम तो मैं तो इंजीनियर हूं,
टेलीकॉम पे तो मुझे इतना टाइम हो गया है, मुझे तो ABC पता है, लोगों का पता है, तो मैंने तो वैसे बनाई है। और उसने मुझसे ये कहा था कि यार देखें, ये हम आपको दे रहे हैं 3 महीने के लिए, आप 65 पेज की रिपोर्ट ना भेजिए, 20 पेज की रिपोर्ट भेज दीजिए कम्युनिटी की, हमारे लिए बहुत होगा। हमें हमें मार्केटिंग नहीं करानी, हमें कम्युनिटी बिल्ड करानी है। और मैं अभी भी ये कहता हूं कि लेन 12 आज तक एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ टेलेनॉर। वो टेलेनॉर का दिमाग था जिसे 2009 के अंदर ये आइडेंटिफाई किया कि डिजिटल इज नॉट अबाउट मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग इट्स नॉट अबाउट मार्केटिंग, डिजिटल इज ऑल अबाउट डिजिटल PR, वर्ड ऑफ माउथ। और उस वक्त जब हमने वो किया तो CNN पे जो है वो खबर पहुंच गई, क्योंकि उस जमाने में नए नए जर्नलिस्ट ट्विटर यूज करते थे। और फिर हमने कनेक्ट करा दिया CNN के जर्नलिस्ट को टेलेनॉर के साथ, तो टेलेनॉर बड़ा खुश हुआ कि जी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। और फिर उन्होंने हमें कॉल किया कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट। और फिर पाकिस्तान की पहली डिजिटल PR पिच टेलेनॉर ने कॉल की थी 2010 के अंदर। उन्होंने अपना ब्रांड को रीब्रांड किया था, उसका नाम था करो मुमकिन। और वो करो मुमकिन की पहली डिजिटल PR, यानी पाकिस्तान की पहली डिजिटल PR पिच कॉल हुई थी 2010 में। और वो जब हम गए और हमें कहा कि आ जाएं, मैंने कहा मैं बोलूंगा क्या, मुझे तो PR का कुछ नहीं पता। कहते हैं आपने जो किया है ना, वो पहले ही बहुत कुछ बोल चुका है इजी पैसा के ऊपर, आप आ जाइए। हमने पिच किया और हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब हमारा कंपनी क्या थी, क्या था, वो हमारे एम्बेसडर्स जो थे ना, वो अंदर बैठे हुए थे, जिन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया था। तो वो जिस कंपनी, अगर आप सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो अगर आपने वो बंदा आइडेंटिफाई कर लिया है जो कि रिस्क टेकर है, जो विजनरी है, जो कि कहता है कि यार ये तो गेम है, राइट? क्योंकि हम पागल हैं तो दुनिया में बहुत सारे पागल हैं। ये थोड़ी है कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स अगर जब तक कंपनी नहीं बनाएंगे तभी वो पागल होंगे। पागलपन की कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, राइट? तो वो आपने वो आइडेंटिफाई करना है अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में। और अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया है तो फिर वो आपके दरवाजे खोलेगा। प्रिक्योरमेंट का जब आता है फोन के जी कंपनी का प्रोफाइल भेजिए, ये भेजिए, वो भेजिए, मैंने कहा मिल लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास सिवाय मुलाकात के कुछ था ही नहीं। कंपनी तो एग्जिस्ट नहीं करती है। 3 लोग थे मेरे पास, इतनी सी मेरी कंपनी थी, और सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं उसके पास जाके बैठा हूं, कहानी सुनी है, कलेक्शन हुआ है, और उसने कहा कि यार मैं कर दूं। तो जो ये आपने बैरियर्स क्रिएट किए हुए ना कि वो प्रोक्योरमेंट वाले कौन है और ये कौन है और एक मशीन है जो कि ऑपरेट होती है, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और आपकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी आप खुद है। तो अगर आप नहीं इन्फ्लुएंस कर पा रहे तो कंपनी का लोगो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, स्लाइडें कितनी अच्छी क्यों ना बनाई हुई हो, कुछ भी लिखा हो कि मैं इस जगह पर हूं, उस जगह पर हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने जाके पर्सनली मिल लिया है उन लोगों से, जहां आपको प्रॉब्लम फील हो, आपको पर्सनली मिल लेते हैं। जहां प्रॉब्लम फेस हो ना, जहां रुके आप, कि यार मुलाकात कर लेते हैं, और मुलाकात आज नहीं हो सकती, जूम कर लेते हैं, गूगल मीट कर लेते हैं। तो मेरी तो जो भी लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे होते हैं उनसे मैं सबसे पहले छूटते यही कहता हूं, यार मुझे व्हाट्सएप पे नहीं बात करनी, गूगल मीट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप खुद हैं, जिसको आप अंडरमाइन कर रहे होते हैं अपनी कंपनी के अंदर। तो इस तरह से हमारी कहानी स्टार्ट हुई है कि अगर आपने कोई नीश आइडेंटिफाई कर ली है, और वो नीश खुद ही रास्ते बना देगी आपके लिए, और ब्लू ओशन में आप खेलेंगे। आपने करना ही है कि फिर ऑब्वियसली उसको प्रोटेक्ट करना है, ग्रो करना है, डाइवर्सिफाई करना है। इतना जबरदस्त हमारा बिजनेस चल रहा था पाकिस्तान में। 2012 तक हम PNG को ऑनबोर्ड कर चुके थे, रैकेट बेनकीजर ऑनबोर्ड हो चुका था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऑनबोर्ड हो चुका था, टेलेनॉर कर रहे थे हम, टेलेनॉर के सारे ब्रांड्स आ चुके थे हमारे पास। 2012 में मैं दुबई चला गया, मतलब लोरियल का प्रोजेक्ट हमने टेक ओवर किया है, और मैं दुबई चला गया। दुबई, अरे पाकिस्तान में इतना काम हो रहा है तो दुबई जाने की क्या क्या जरूरत थी। मैं जिस इंडस्ट्री से आ रहा था वो इंडस्ट्री ने मुझे मैसेज दे चुकी थी कि बड़ा छोटा सा लाइफ स्पैन है इस चीज का। 2G से 3G में मूव होने के लिए
मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े थे O2 के अंदर। वो कह रहे थे कि 2G में तुमने इतना अच्छा काम किया है कि हम तुम्हें 3G में मूव ही नहीं कर सकते। तो बड़ा मैंने कह के मुझे प्लानिंग में करा दो, मुझे इसमें करा दो, क्योंकि उस जमाने में O2 की हालत काफी खराब थी। मतलब खराब का मतलब ये कि वो ऑप्टिमाइजेशन पे कर रहे थे, तो वॉर रूम्स बने हुए थे और बड़ा ही काम ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर चलता था। तो मुझे पता था कि कितना मुश्किल है 2G से 3G में जाना, और लाइफ स्पैन टेक्नोलॉजी का बहुत छोटा है। तो अगर आप को जंप करने की आदत नहीं है और अपने आप को री इन्वेंट करने की आदत नहीं है और अनलर्न और रीलर्न करने की आदत नहीं है, तो ये फील्ड ही आपके लिए नहीं। ये फील्ड फंडामेंटली उन लोगों के लिए है जो कि चौथे गियर में सीधे इससे उठे उधर पहुंच गए, उससे उठे उधर पहुंच गए। तो इसलिए मैं 2012 में विद इन 2 years मैंने जाके दुबई में कंपनी रजिस्टर करा ली थी। तो उन्होंने आपको ये कहा था लगा कि था भाई कि when I was 2012 में back, पाकिस्तान में ये जो डिजिटल पीआर का सेटअप चला है, ये ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा, और ये इसलिए या नहीं तो चल पाएगा बड़े-बड़े। क्योंकि नॉलेज बेस था। हाँ, सर नॉलेज है ना, नॉलेज का एक ही चैलेंज है, स्पीड। कौन कितनी स्पीड से उस नॉलेज को एक्वायर करता है, हुँ। बस। और क्या चैलेंज है, क्या बैरियर है? नॉलेज इंडस्ट्री का स्पीड कोई बैरियर और नहीं। स्केल भी ना, क्योंकि जैसे आप तो एक छोटी-सी कंपनी थे ना, अब अगर एक बड़ा जायंट कोई आके बैठ जाए, मार्केटिंग जायंट, वो कहे ठीक है भाई हम कर सकते हैं एट अ मच लार्जर स्केल, तो फिर उससे कम्पीट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना। हाँ, लेकिन जैसे अली ने थोड़ी देर पहले कहा ना, वो जितना बड़ा कंपनी होगी इतना ही उसको टाइम लगेगा मूव होने के लिए। हुँ, ये तो हम जो है वो नीचे से निकले। हम उन जगहों से निकले जहां पे इन्होंने कहा होगा कि यार, जब हम गए थे पिच देने के लिए, तो सिर्फ हम तो नहीं गए थे पिच देने के लिए। वहां पे फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज मौजूद थी, जिनके ऑफिसेस थे, 25-25, 30-30 लोग काम कर रहे थे, सब मौजूद थे। तो हम कैसे एंटर हुए और उन्होंने डिजिटल पीआर की पिच हमें दे दी क्योंकि हम 4 लोग हैं? कैसे दे दी? वो इसलिए दे हुँ, दी क्योंकि एक तो ऑब्वियसली हमारी स्टोरी कि यार आप यूके छोड़कर आ गए, अच्छा आपका ये बैकग्राउंड है, अच्छा आपने ये किया हुआ है, अच्छा ये कम्युनिटी रन कर रहे हैं आप। हमारे पास जो भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आ रही है, ये तो नौकरियां कर रहे हैं सब। ये तो कह रहे हैं कि मोबाइल फोन दे दो, लाइक्स ले लो, क्या कहते हैं वो, टॉप अप कार्ड्स ले लो, लाइक्स दे दो। आप कह रहे हैं हम तो बातें करेंगे, हम तो गुफ्तगू करेंगे। हमारे पेजेस पे ये होता था कि लोग इस चीज के कॉन्टेस्ट चलाते थे कि जो एडमिन है ये लड़का है या लड़की है। 300 350 कमेंट्स होते थे उसके ऊपर, एक पोस्ट के ऊपर, जिसमें ये सुबह सुबह आके लोग सलाम किया करते थे कि एडमिन क्या हालचाल है, क्या हो रहा है। और फिर जब इनके ऊपर वो आता था कोई कि यार वो मेरे पैसे नहीं मिले इस पैसा के, तो हम तो लेट रिस्पॉन्ड करते थे। वो जो कस्टमर्स थे सारे, वो बैठ जाते थे, भाई मसला सॉल्व हो जाएगा, फिक्र नहीं करो, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। वर्ड ऑफ माउथ। ये किसने क्रिएट किया? उस एडमिन ने क्रिएट किया, जो अमारा हमारे साथ एक थी, काफी अर्से तक हमारे साथ चलती भी रही। वो पूरा पूरा दिन बैठी रहती थी उसके ऊपर, तो लोगों की अटैचमेंट हो गई थी उस एडमिन के साथ। वो कहती थी ये इजी पैसा है। तो ह्यूमनाइज हुआ था पहली दफा ब्रांड, किस हुँ। बेसिस पे? ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर। और वो ह्यूमन वैल्यूज ऐसी थी जिसपे दूसरे लोग फाइट करने को तैयार थे उस एडमिन के लिए, क्योंकि एडमिन जो था वो अवेलेबल था। रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं? कम्युनिकेशन के थ्रू। और वो बिल्कुल। कम्युनिकेशन उन्होंने वहां पे प्रेजेंट की थी। सो जो मेरी जर्नीज रही हैं वो रही हैं, नीश हुँ। पकड़ो या एक्सीडेंटली आ जाए। तो फिर और दुबई का वो जो रह पहले गया, दुबई का जो आपका फिर जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, उसके बाद क्या हुआ? फिर वो लेन टूर बंद हो गई, क्या हुआ उसका? यार दुबई हम जब गए तो दुबई में हमने जब पिचिंग स्टार्ट की वहां पे, तो दुबई में तो हमें कोई जानता नहीं था। तो हम जब जाके उनको बताते थे कि भाई हमने इनके साथ काम किया, उसके साथ काम किया उनके, तो वहां पे एक सर्टेन कम्युनिटी थी जो कि एक मीडिया इंडस्ट्री को देख रही थी। तो वहां पे जब एंटर हुए तो जो हमें सबसे बड़ी चैलेंज फील हुआ वो ये कि वो कहते थे कि हम कॉन्ट्रैक्ट तो दे रहे हैं आपको, बट 3 महीने का है, 6 महीने का है। और हम पाकिस्तान में 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बैठे हुए थे। तो प्रोबेबली अगर हमारा पेट पाकिस्तान में भरा हुआ नहीं होता तो दुबई के हमने छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट ले लिए होते उस वक्त। लेकिन हमें लग रहा था कि यार ये 3 महीने का, तो 3 महीने में तो हम ब्रांड को समझने में लगा देंगे। तो 3 महीने में अगर बात भी आप कहेंगे कि नहीं जी काम ही नहीं हुआ, तो ये कोई ऐसा काम थोड़ी, हमें तो पूरा ब्रांड समझना है आपका, फिर टीम हायर करनी है।
वो टीम काम करेगी उसके ऊपर, तो 6 महीने के बाद तो काम स्टार्ट होगा। वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, हमें तो 3 महीने का दे सकते हैं, 6 महीने का दे सकते हैं। तो वो स्ट्रगल मुझे वहां पे फेस की। ऑल्दो कि कुछ ब्रांड्स हमने किए, आई थिंक एक ब्रांड है वहां पे कूल के नाम से है, मुझे नाम पूरा याद नहीं आ रहा इस वक्त, इस तरह का कोई ब्रांड थे, हमने वहां किए, छोटे मोटे ब्रांड्स किए। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये दुबई की मार्केट वैसे ही बड़ी कंपेटिटिव है और यहाँ पे बड़े एक से एक लोग बैठे हुए हैं, तो ये एंट्री मुश्किल काम होगा। मैं चला गया कतर, ब्रिटिश पासपोर्ट तो था ही, मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं, दुबई को ले जाके बेचते हैं कतर में। फिर इसी तरह हम पहुंच गए बहरीन, तो वहां पे भी हमें काम मिल गया, कतर में भी काम मिल गया, और उसी पीरियड में हम पहुंच गए ओमान, और ओमान में भी हमें काम मिल गया। तो दुबई को फिर हमने ले जाके बेचा, और वो एक फैक्टर अभी पाकिस्तान का आप बात कर रहे हैं, अगर मैं उनको बताता कि हम पाकिस्तान से आ रहे हैं तो चांसेस जो काम लेने के थे वो बहुत कम हो जाते। मैंने उनको बताया कि हमारा जो ऑफिस है वो दुबई के अंदर है, और हम ये क्लाइंट्स कर रहे हैं, विदाउट इवन टेलिंग देम कि ये हम क्लाइंट पाकिस्तान में कर रहे हैं, ये क्लाइंट्स हैं हमारे, ये हमारा ऑफिस है। तो वो दे वर वेरी एक्साइटेड, अच्छा दुबई से आए उठ के आप, ओह जबरदस्त जबरदस्त। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप मार्केट में कैसे पेनिट्रेट करेंगे, परसेप्शन लोगों का किस जगह पे कैसा है। तो दुबई में तो प्रॉब्ली बहुत सारी चीजों की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, लेकिन दुबई की वैल्यू दूसरी जगहों पे बहुत ज्यादा है। जैसे क्या है वो पिशावरी आइसक्रीम, कराची में बहुत मशहूर है पिशावरी आइसक्रीम, मेरा नहीं ख्याल पिशावर जाके आपको वैसी आइसक्रीम खाने को मिलेगी। तो वो जो नहीं होता उसकी वैल्यू ज्यादा होती है ना, उस चीज की। तो मैं इस पे ना रेवेन्यू मॉडल पे आता हूँ आपके। तो जो आपकी एंगेजमेंट होती थी ब्रांड के साथ, वो किस बेसिस की होती है? वो आउटकम बेसिस होती है कि भाई आपने ये मैट्रिक्स मीट करने हैं, तब हम डिसाइड करेंगे कि भाई ये सक्सेसफुल रहा है एंगेजमेंट, और उस बेस पे जो है हम आपको जो है वो पेमेंट करेंगे। तो क्या वो जो पेमेंट की जो एंगेजमेंट होती थी वो कैसी होती थी? यार इनिशियल डेज में क्योंकि बहुत सारे जो केपीआईज थे वो उस वक्त समझ ही नहीं थी लोगों को। तो जो प्लेटफॉर्म से वो ये थे कि यार ये कितने फेसबुक लाइक्स हो जाएंगे, और जो कस्टमर सर्विस है वो पूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, सब लोगों को जवाब देंगे नहीं देंगे, मतलब इस तरह के हमारे ना बहुत बेसिक इनिशियल लेवल पे केपीआईज होते थे। फिर उसके बाद इवेंचुअली वो फिर केपीआईज ऑप्टिमाइज होते चले गए, क्योंकि फिर वो खुलते चले गए कि भाई कितने लोग हैं, कितने लोगों को जवाब दिया जा रहा है, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। अच्छा उस जमाने में वैसे भी फेसबुक के एल्गोरिदम जो थे ना वो इतने मर्सीलेस नहीं हुआ करते थे, तो वो एक पोस्ट आप डालते थे और वो लाइन लग जाती थी नीचे, क्योंकि लोगों के लिए भी नया था वो सोशल मीडिया, और इतना क्लटर नहीं था वहां पे, और हमारे लिए भी ऑब्वियसली नया था। तो इनिशियल लेवल के ऊपर बहुत बेसिक लेवल केपीआईज होते थे। उसके बाद फिर इवेंचुअली हम आगे फिर उन पे बढ़ गए, और उसके बाद जब आप आगे बढ़े तो उसमें फिर मतलब हमने सस्टेन कैसे किया ये सब कुछ। लीड जनरेशन, सस्टेन से पहले मेरा जो पॉइंट था ये था कि जो पेमेंट टर्म्स तय होती थी वो बेसिकली फिक्स्ड पेमेंट टर्म होता होगा ना कि भाई 6 मंथ्स आपने काम करना है। ऐसे रिटेनर्स होते थे मंथली बेसिस के ऊपर, और वो इस बेसिस पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस बेसिस पे होते थे कि कितने लोग मेरे अकाउंट पे काम करेंगे, राइट। तो इन चीजों के ऊपर होते थे। ये चीजें जो थी, जो केपीआईज थे ना, वो सेकेंडरी हुआ, राइट। यानी कि वो मैन ये होता था कि आवर्स हमें डेडिकेटेड टीम्स चाहिए, क्योंकि उनका मॉडल ऐसे ही चल रहा था ना एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ, कि भाई जैसे टेलेनॉर है तो ये 10 लोग टेलेनॉर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अब ये 10 लोग टेलेनॉर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर ये कॉस्ट भी उसी हिसाब से होगी। तो वो आइडेंटिफाई करते थे कि स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, कि भाई अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो डिजाइनर काम करेगा, फिर वो डेवलपर काम करेगा, फिर वो जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है वो काम करेगा, फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजर होंगी या होगा वो मैनेज करेगा। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ना इतनी पेनिट्रेशन चाहिए होती है कि वो उनको ये फील हो कि हम कंट्रोल में हैं, हमने ये टीम डेडिकेट की हुई है इनके साथ जो कि रिस्पॉन्ड बैक कर रही है, क्योंकि वो उन्हीं का ही आर्म होती है। बेसिकली उनको ऑडिट भी करना होता है ना कि भाई ये जो आप स्पेंड कर रहे हैं बजट, ये कहाँ जा रहा है, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, तो फिर वो दिखाते हैं कि भाई ये हमने इसको और ये सबके बॉर्ड तकरीबन एक जैसे ही थे, क्योंकि हमने काम ही लोगों के साथ ही किया, ऑब्वियसली पीएनजी, रैकेट, बीइंग, टीजर वगैरह सबके साथ किया, तो वो इन सब के
मोर और लेस मॉडल्स एक ही तरह के थे। मुझे अभी भी याद है कि इनके आते थे कोई 60 पेजेस के कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर ये सब चीजें लिखी हुई होती थी कि क्या चाहिए, क्या हुआ है, कौन लोग हैं, कैपेबिलिटी क्या है, ट्रेनिंग्स कितनी कराई हुई है इनकी, सर्टिफिकेशंस हुई हुई है नहीं हुई हुई, तो पूरा कंप्लीट। तो हमें तो बेसिकली इन कंपनीज ने बनाया है। जब आप इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो बस ये तो फिर आपको अपनी तरह से चलाती है ना, तो बस इन्होंने फिर आपको हमें रिफाइन कर दिया 2-3 सालों के अंदर। तो अभी सर्विस इंडस्ट्री जो थी उसमें ऑब्वियसली वो इनोवेशन आपको कंटिन्यूसली चाहिए होती है। 2014-15 मतलब अब ये तो हमने पाकिस्तान में कर लिया। अब जब हम ओमान पहुंचे, राइट, और ओमान में जाके जब मैंने प्रेजेंटेशन दी, जब मीटिंग खत्म हुई उसमें सब बैठे हुए थे, सारे सीईओ शीओ सब बैठे हुए थे। वो कहने लगे, मोहसिन ये प्रेजेंटेशन ना ऊपर से गुजरी है सबके। हैं ऊपर से क्यों गुजरी? हमने तो बड़ी ब्रांड की बातें की हैं और सेंटिमेंट की बातें की हैं और हमने कस्टमर इसकी बातें की हैं और इस तरह। कहते हैं भाई ये मार्केट जो है ना, ये ब्रांड की मार्केट नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, सेल। तो आपने आपके किसी भी आइडिया के अंदर सेल तो थी नहीं, आपने ये तो बताया नहीं कि कितनी गाड़ियां बेचेंगे आप तो ये बताते रहे कि मैं ये ऐप लॉन्च कर दूंगा तो मैं ये कर दूंगा और कंज्यूमर की इतनी एंगेजमेंट। ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, वाह 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 मार्केटिंग के लिए, लेकिन सीईओ कहता है कि इतने पैसे खर्च करके मेरी सेल कितनी होगी ये बताएं। इस पे आपकी एक स्लाइड दी थी सेल के ऊपर। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि उस मार्केट के हिसाब से मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और फिर हमने वहां ओमान में फर्स्ट टाइम एवर लीड जनरेशन मॉडल 2014 के अंदर लॉन्च किया था कि भाई अब ये जो प्लेटफॉर्म बन रहे हैं इसमें से लीड जनरेट करनी है और ये इवेंचुअली हमने इसको लेके जाना है सेल्स के ऊपर। तो अब तक हम इस पूरे पीरियड के अंदर तकरीबन को $15 मिलियन की गाड़ियां ओमान के अंदर बेच चुके हैं। अच्छा, $15 मिलियन की गाड़ी। हाँ। और तो उसमें बेसिकली वो कन्वर्जन देखना चाह रहे हो कि लीड्स आ रही हैं तो कन्वर्ट कितनी हो रही ऑफ हैं। कोर्स, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी इंटरेस्टेड है ब्रांड के अंदर। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर तो अपनी सेल के अंदर इंटरेस्टेड है, तो क्योंकि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। खुद भी सेल्स हाँ, एजेंट है ना ब्रांड का। बिल्कुल। तो वहां जाके आप ब्रांड 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 की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं खर्चा बता रहा है भाई ये तो। तो ये बताओ नंबर्स कैसे होंगे। तो हमने अपने आप को फिर मूव किया और फिर ओमान की मार्केट में फिर हमने सबसे पहले लीड जनरेशन लॉन्च की उस पीरियड पे। और उसमें हमने मॉडल इस तरह का भी था कि हम जो लीड निकालेंगे उसके पैसे होंगे। यानी एक रिटेनर मॉडल तो चल ही रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो लीड निकलेगी उसका पैसा। तो उस वक्त 2014 में हमने अपने आप को अपग्रेड किया था कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। एसईओ तो आप सुनते रहते होंगे ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोई वैल्यू नहीं रखती अगर वेबसाइट जो है वो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज ना हुई हो। घर तो बुला लो, घर तो बुला लो, खिलाओगे क्या उसको, खिलाओगे क्या उसको। तो 2014 के अंदर फिर हमने सीआरओ के ऊपर काम किया और फिर सीआरओ के थ्रू इनकी वेबसाइट से फिर हम लीड्स निकाला करते थे, लीड जनरेटिंग मशीन में कन्वर्ट किया। और फिर बहुत सारे ब्रांड्स के साथ वहां काम किया, जीएमसी के साथ, मित्सुबिशी, जीली, जैक, माजदा, ऑटोमोबाइल के तो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ हमने पीछे वहां काम किया। तो वहां पे हमें मॉडल चेंज करना पड़ा, क्योंकि रिटेनर जो था तो ठीक तो था, लेकिन तकलीफ होती थी रिटेनर देते हुए। तो उसको अगर आप रिन्यू करते हुए मुश्किल होती होगी ना कि भाई अब आगे क्या करना है। ऑफ कोर्स। तो फिर हम लीड पे मूव हो गए। जब वो मूव हो गए तो कहने लगे यार तो हमारे सेल्स को हेल्प करेंगे, तो इनके बगैर तो हम नहीं रह सकते। तो इसीलिए माशाल्लाह अब तक हमारा बिजनेस जो है वो मान में चल रहा है, क्योंकि हम उनके सेल्स के पार्टनर हैं उस चीज। तो ये जो जिस फील्ड में आप एंटर हो रहे हैं ये कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। और अगर इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे अपने कस्टमर की नीड को, और आपने एक चीज पकड़ी हुई है कि भाई मुझे तो यही आता है, तो फिर आप आगे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि आपने अगर नहीं किया तो कोई और कर देगा। होना तो है, वो स्पेस तो फिल होनी है। तो मेरा जो मॉडल है वो यही है कि जितना अर्ली हो, नीश हो, इतना ही आपको पैसा भी कम लगाने की जरूरत है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मौसम भाई आपने कितने पैसे लगाए लेन 12 बनाने में, पीनट्स। ब्रांड पहले आते थे, राइट। हम बंदे बाद में हायर करते थे, लैपटॉप बाद में आते थे। हमारी ये हालत थी 2011 के अंदर, 12 के अंदर, कि
यार ओह हायरिंग करनी है क्यों, अरे ये क्लाइंट आ रहा है, ये क्लाइंट आ रहा है, ये क्लाइंट आ रहा है। सो उसलिए ये कि वो, यानी जब वो चीज आप पकड़ लेना, और असल गेम तो वही है ना, पैसे लगाना। लोग कहते हैं इन्वेस्टर इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया। मैं नहीं कनेक्ट होता इस चीज से। पैसा लगा दिया, आपकी ईगो पे लगा दिया। पैसा लगा के आप कह रहे हैं किसी का पैसा लग रहा है आपके ऊपर, आप खुश हो रहे हैं उसके ऊपर, मुझे पैसा लगा दिया। भाई पैसा लगाना कोई गेम नहीं है, पैसा बनाना गेम है। कुछ ना हो ना, और 100 मिलियन बना लो, गेम है। 100 मिलियन लगा हुआ हो और बनाते बनाते तुम कुछ नहीं हो, कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की। तो ये जो हमने सेलिब्रिटी स्टेटस बनाया हुआ लोगों का कि इनको 10 मिलियन मिल गए, 15 मिलियन मिल गए, ये मिल गया, वो मिल गया, और ओ वाह 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 हो गया। भाई क्या फर्क पड़ता है किसी को कितने मिलियन बन गए। जो एंटरप्रेन्योर है उसकी वैल्यू क्रिएशन जो है वो तो मनी जनरेशन के अंदर है, कि यार ये इतना स्मार्टली पैसे बनाते हैं, कोई नहीं बनाता। तो हमें वो हाईलाइट करना चाहिए कि यार ये पैसे कितने। तो मेरा तो जो स्टार्टअप्स की फिलॉसफी है वो ज्यादा इसी चीज पर है, पहले पहले आइडिया जो है वो बेचो, बिजनेस आएगा तो पैसा लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर स्टार्टअप्स जो हैं जो आपको नज़र आती हैं यूएस में कि भाई इनको 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल गई, इनका ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब आपके फाइनेंशियल देखते हैं कि वो तो मनी बर्निंग मशीन होती हैं, यानी कि वो सिर्फ पैसा जो है ना बर्न कर रहा है, उनका रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा, यानी कि सारा का सारा कुछ जा रहा है मार्केटिंग के अंदर और उसके अंदर। और जब आपका पैसा नहीं होगा ना तो दर्द भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में एक स्टार्टअप था एयरलिफ्ट के नाम से, जो बेसिकली तो स्टार्ट हुए थे ग्रोसरी साइड से, लेकिन वो उसको भी डिस्टर्ब कर रहे थे, फूड डिलीवरी और इस तरह की चीजें ना। फिर उन्होंने अपने स्टोर्स बना लिए, जैसे ये अमेजोन के वेयर हाउस नहीं होते डिफरेंट जगहों पे, तो दैट्स व्हाट दे वर डूइंग। लेकिन ओवर $80 मिलियन उन्होंने रेज किया था एंड दे ब्लू इट अप। उन्होंने सारा का सारा वो गंवा दिया 1 साल के अंदर अंदर। तो एयरलिफ्ट बिकेम अ केस स्टडी, हाउ टू लूज मनी द फास्टेस्ट वे। और एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है ना। जो मूंगफली वाला है ना कराची में, डिफेंस के अंदर एक मूंगफली वाला खड़ा है, उससे एंटरप्रेन्योरशिप सीखें। अगर आपको वाकई एंटरप्रेन्योर बनना है तो उससे देखिए कि वो कैसे, उसने वो जगह ढूंढी हुई है जहां वो खड़ा होता है, कैसे वो सर्विस देता है, कैसे वो एक पीरियड के अंदर इतने पैसे कमा लेता है। कराची की सर्दी छोटी सी होती है, उस पीरियड के अंदर इतने पैसे कमा लेता है कि वो पूरा साल वहां पे फिर वो पैसे कोयटा में खर्च करता है। और उसका जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, वो मूंगफली की जो क्वालिटी है वो कितनी जबरदस्त है। मतलब अगर एंटरप्रेन्योर आपने वाकई सीखनी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हार्वर्ड कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योर आपके चारों तरफ हो रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज वो बेचारा अनपढ़ है, इतनी समझदार नहीं है, लेकिन उसकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो इतनी स्टिकी है कि वो ये काम ये जो आपने बात की ना, ये मैं बचपन में अपने मेरे चचा हैं उनसे मैं सुनता था। वो कहते थे कि सबसे जो स्मार्ट तरीन आदमी है ना वो पठान है। वो मौसम के हिसाब से काम करता है। वो गर्मियों में कुछ और बेचेगा, सर्दियों में कुछ और बेचेगा, फॉल में कुछ और बेचेगा। और आपने इससे सीखना है कि आपने किस तरह जो है ना हालात के हिसाब से पिवट करना है। तो वो आपकी इस बात से मुझे बचपन की वो बात याद आ गई। नहीं तो असल चीज ही यही है ना। जैसे अली रगड़ चुके हैं ना, रगड़ दिया है, यानी नहीं था, पैसे नहीं थे, फंसे हुए थे, होगा नहीं होगा। यानी सबसे एंटरप्रेन्योर्स सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब होते क्योंकि सिर्फ अल्लाह में ही होता है उनके साथ। तो एक जो प्राइसिंग की आपने बात की है ना, जो बेसिकली मॉडल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइसिंग मॉडल्स एंड ऑल, तो प्राइसिंग मॉडल जैसे मोहसिन ने कहा कि फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज बड़ा लाजमी है। उसके साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि जो जब हम जाते हैं ना कॉर्पोरेट से मिलते हैं, उन्हें प्रेजेंटेशंस देते हैं, उसमें एक रिस्क ये भी होता है कि मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दिस कि जो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, इनमें जो आपसे प्रेजेंटेशन लेने वाले होते हैं ना, इनको मैंडेट मिला होता है कि इन्होंने कोई 10-15 वेंडर से आइडियाज लेने हैं और आइडियाज चोरी करने हैं बेसिकली। और वो अंदर जाके अपनी कंपनी के किसी बच्चे को बताना, यार तू नहीं कर सकता, ये बाहर वाले करके दे देंगे, अगर तो तू क्यों नहीं कर सकता ये काम। तो बट दे डू दे, और उनको इस चीज का क्रेडिट मिलता है उस बच्चे को, जो कि मतलब अगर एक सीनियर मैनेजर डायरेक्टर ने उसको असाइन किया है, तो एक टीम लीडर या मैनेजर है, उसके जिम्मे लगाया कि यार तूने ना ये करके दिखाना है, तेरी सैलरी बढ़ेगी तो इंक्रीमेंट मिलेगा इस साल, अगर तूने ये ब्रेक थ्रू एक आध आइडिया ऐसा लेके आ गया जो हमने डेवलप करा लिया। साथ साथ कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो जिनको इन्होंने फ्री हैंड दिया होता है। फॉर एग्जांपल इसे कहते हैं
फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसको कहते हैं कि यार वो इनके साथ प्रेफर्ड सप्लायर है, और वो जो भी आइडिया को थर्ड पार्टी लेके आएगी ना, वो उसको कहेंगे यार तू ये करके दे सकता है मुझे अपने प्रेफर्ड सप्लायर को। अगर वो कहेगा नो, फिर वो इसको किसी और को कंसीडर करेंगे। तो वी हैव टू बी कॉशियस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब उसमें एक चीज होती है जो डेटिंग में कहा जाता है, यू हैव टू किस मैनी फ्रॉग्स बिफोर यू फाइंड योर प्रिंस चार्मिंग। तो बहुत दफा ये होता है कि आपको ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो जिनको आपने आइडिया पिच किया और वो उन्होंने आपको ठंड करा दी, सारी डिटेल्स ली, मल्टीपल टाइम्स मीटिंग्स की, बुलाया आपको, रिक्वायरमेंट सारा डेटा डॉक्यूमेंटेशन आपसे करवाई, इसको ऐसे बना दो, इसको ऐसे बना दो। In the end, they would say no to you. They will develop it internally or through their preferred supplier. But you have to bite that bullet. You have to understand कि ये सब चीजें part of the game है। बस उसमें आपको जरा cautious होना चाहिए कि जब आप presentation देने जाते हैं तो in the first few presentation be savvy। जो sales करने जाता है या जो बंदा initial करता है जाके हर चीज खोल के ना बता दे। तो शुरू में आपने उसको थोड़ा सा फ्लेवर दिखाना है, टेस्ट कराना है कि दिस इज व्हाट आई विल बी एबल टू, दिस इज द वैल्यू आई विल बी एबल टू ऐड। डोंट compete on pricing। चाइना बहुत अच्छा आ गया हमारे से, इंडिया बहुत आ गया हमारे से। compete on the value कि मैं आपको ये वैल्यू दूंगा, और अगर वो उस वैल्यू पे वो और फिर चुप कर जाए थोड़ी देर के लिए, मतलब वैल्यू का बताओगे ना, अगर टीजर देके then be silent, let them react। if he wants, आप उसे बताएंगे जी मैं आपकी प्रॉब्लम ये आपने बताया बड़ी अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन की अपनी प्रॉब्लम, आई थिंक आई कैन सॉल्व दिस, वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्रीवियसली फॉर अनदर कंपनी लाइक योर्स। चुप कर जाए उसके बाद। He will ask you, if he asks you tell me more, that means he is genuinely interested। otherwise he is not interested in your, जो आप उसको नाम उसे कहते हैं ना अलिफ लाइफ दास्तान सुनाते रहे, you're not going to get business out of it। engage them, excite them, tell me more। जैसे 3 course meal होता है, 5 course meal keep them engaged। अच्छा जी और बताऊं, चलो और बताता हूं, अच्छा ये करके, अच्छा ऐसे किया, फिर हमने ऐसे किया, फिर साथ साथ लेके चले उसको। That's how you pique their interest, that's how you create that dialogue going on, जो इन्होंने मुझसे ने भी बात की। ये चीजें जब आप करेंगे ना तो वो ऐसा फिर पक्का आपका क्लाइंट बनता है। लेकिन डोंट गिव देम योर सीक्रेट सॉस, डोंट गिव देम योर सोल्यूशन। वो जो मैंने पहले बात की कि वो बैठे इसलिए होते हैं, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, ये ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज होती है। नोकियाज, एरिक्सन्स, ऑल ऑफ दोज हैव गिवन मैंडेट टू देयर गाइस कि यार आइडिया कहीं से भी अच्छा है ना तो ले लो, और वो आगे अपना बना के पेश कर देंगे जी ये हमारा आइडिया, ये हमने डेवलप किया, ये दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस अमेजिंग प्रॉब्लम, तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं। दे नॉट गोना नेम यू एंड दे नॉट गोना गिव यू द क्रेडिट। जस्ट कीप दैट इन माइंड। So be cautious when you deal with people, with your prospect clients। Give them information in bits and pieces, don't just give them all of what you've got। इस पे भी डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह के बिजनेस के अंदर हैं। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर तो नॉलेज इकोनॉमी है, तो वो तो एक्सचेंज करेंगे और आपसे जितना चाहते हैं वो ले लेंगे, और उनकी मर्जी है कि वो आपके साथ करें काम नहीं करें काम। बिल्कुल पता नहीं कितनी हमने प्रेजेंटेशंस दी होंगी, ऑब्वियसली पता नहीं कितनी स्ट्रेटजीज हमने बनाई होंगी। बिल्कुल ऐसी पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन साथ में ये भी है कि वो आपका एक्सपीरियंस बहुत गेन होता है, और वही जो एक्सपीरियंस है फिर आगे आपको हेल्प करता है चीजों को डेवलप करने में। लेकिन अब क्योंकि ये डिजिटल आ गया है, तो इसमें जो वैल्यू प्रोपोजिशन है ये कि आपने प्रोडक्ट बनानी है, और प्रोडक्ट जो है वो अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगी। ये जो सर्विस है इसकी वैल्यू नहीं इंक्रीज हो सकती, क्योंकि ये डिपेंडेंट है इंसानों के ऊपर। तो अब अगर कोई प्रोडक्ट आपने डेवलप कर लिया है, तो और वो प्रोडक्ट जो है आप इनहेंस किए जा रहे हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की हम बात करें, तो वो फिर एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर देगी, और वो ऑब्वियसली थोड़ी प्रोटेक्टेड भी होगी, क्योंकि आपने उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया है, मल्टीपल क्लाइंट्स उसको यूज करते हैं एक साथ, तो वो बहुत सारे फिर फैक्टर्स आ जाते हैं। अच्छा, बिजनेस मॉडल में कुछ एक दो चीजें मैं और ऐड करूंगा कि वो एक तो रिटेलर मॉडल है ना आपका, जो कि जनरली होता है, राइट? आपने कोई चीज प्रोडक्ट बनाई और उस पर फिर आपने उसको ब्रांड स्टैब्लिश किया और फिर आपने उसको वो कर दिया, तो आपने कोई फिजिकल चीज दी, उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिल गए। एक तो वो ट्रेडिशनल वे है। फिर दूसरे और स्मार्ट वेज, जैसे हमने फ्रीमियम मॉडल की बात की थी कि ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर फ्रीमियम मॉडल जो है बड़ा सक्सेसफुल है। तीसरा जो मॉडल है वो ये है, इसका किसका है, जिलेट का रेजर ब्लेड मॉडल। यानी वो स्टिक जो है वो बड़ी सस्ती मिल जाएगी आपको, लेकिन जब आप ब्लेड लेने जाएंगे तो बड़े एक्सपेंसिव मिलेंगे।
तो स्टिक जो है वो आपने उसको तो दे दिया, अब वो स्टिक का क्या करे जब तक उसमें ब्लेड्स नहीं लगे होंगे। तो ये भी सारे मॉडल्स हैं मॉडल है, हाँ। जिसमें आपको कंज्यूमर को समझना जरूरी है, और इवेंचुअली अगर आप कंज्यूमर को बहुत अच्छा समझते हैं तो बिजनेस मॉडल अकॉर्डिंगली आप बना लेंगे। लेकिन अगर आप कंज्यूमर को नहीं समझते, अपने उसकी नीड को नहीं समझते, तो फिर आप बिजनेस मॉडल सही नहीं बना सकते। तो कस्टमर सेगमेंटेशन जो है कि ये कौन सी नीड सर्व करता है, तो मेरा बिजनेस मॉडल उसके हिसाब से बनना चाहिए। तो अब जैसे आईफोन का बिजनेस मॉडल है, वो कहता है भाई पहले सब कुछ पहले ले लो, यानी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन इन द एंटायर वर्ल्ड होगा वो। तो क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है, एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त है उसको यूज करने का, साथ में ये कि वैल्यू प्रोपोजिशन उसकी क्या है, मैं तो आईफोन यूजर हूँ, मतलब आईफोन यूजर हूँ, तो उसके अगेंस्ट वो चार्ज कर रहा है। तो वो फिर प्रोडक्ट आपकी इतनी कमाल की है कि अपफ्रंट जो प्राइस है उसकी वही इतनी ज्यादा आप चार्ज कर रहे हैं कि लोग बड़ा खुशी खुशी दे रहे हैं। लेकिन उसमें कैरियर भी थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं ना, जैसे कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे कैरियर उसको जो है फाइनेंशियलाइज कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है तुम हमसे 2 साल का प्लान ले लो, ठीक है, तुम्हें अगर अपफ्रंट पे नहीं करना फ़ोन का, तो हम तुम्हें फाइनेंशियलाइज करके देते हैं फ़ोन, तुम हमसे जो है साइन अप कर लो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और $50 जो है पे करते रहो हर महीने। तो वो एक हाँ एक तरह से वो फाइनेंशियलाइज़ हो जाता है। तो हाँ, एक तरह लेकिन से वो प्रोडक्ट जो रिटेनर, है वो तो एप्पल हाँ, एप्पल की है ना। हाँ, तो वो एक रिटेनर भी हो गया कैरियर के लिए कि भाई ये बंदा 2 साल कहीं नहीं जा रहा, ये मेरे साथ ही है, इसने मुझे $50 पर मंथ हर महीने देने हैं। तो एक ये भी रेवेन्यू मॉडल है ना कि आप अगर कोई चीज़ आप जिसका जो हाई टिकट आइटम है, उसको सेल करना थोड़ा-सा मुश्किल है कुछ मार्केट्स के बिल्कुल अंदर। सो यू बिल्कुल। कैन ट्राई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ एंड यू कैन हाँ फाइनेंशियलाइज़ इट एंड हाँ मेक इट लाइक अ रिटेनर मॉडल। बिल्कुल। ये जो फ्रेंचाइजिंग है, अमेरिका फ्रेंचाइजिंग को रूल करता है पूरी दुनिया के अंदर। हुँ, इतना जबरदस्त इनका मॉडल है जिसमें वो कहते हैं हमें 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 फ्रेंचाइजर से कोई इनोवेशन नहीं चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना कि जो कहा गया है वही करो। तो जो जो फ्रेंचाइजर है वो एग्जैक्टली वही करेगा जो 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 फ्रेंचाइजर सॉरी जो फ्रेंचाइजी चाहता है, अदरवाइज वो मॉडल नहीं रन हो सकता। तो ये हुँ, फ्रेंचाइजिंग का बड़ा कमाल का मॉडल है कि अमेरिका के अंदर किसी छोटे से टाउन के अंदर या किसी विलेज के अंदर खातून जो है वो सिनेमन बनाती थी या कोई बिस्किट्स बनाती थी, और वो उन्होंने मॉडल यूज करके पूरी दुनिया में फैला दिया उस मॉडल को। तो फ्रेंचाइजिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और उसको समझना चाहिए फ्रेंचाइजिंग को, अगर आप किसी बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उससे आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो हुँ, सकता है, क्योंकि स्केल। हुँ, स्केल हो सकता है, क्योंकि वो है तो इवेंचुअली आइडिया ही ना कि मैं ऐसे बिस्किट बनाती हूँ, या मैं ऐसे सिनेमन रोल बनाती हूँ, या कोई भी प्रोडक्ट बनाती हूँ, तो बस वो है तो हुँ, आइडिया ही। अब वही आइडिया अगर जो है वो इंडिया में कोई उसी तरह का ब्रांड, उस तरह की चीजें, तो सक्सेस आप देख लीजिए ऑल अक्रॉस, KFC, सबवेज, स्टारबक्स, हुँ, सारी उसी की एक्सपेंशन हैं। तो बिल्कुल। फ्रेंचाइजिंग मॉडल हो सकता है, फिर बंडलिंग होती है, राइट, जैसे आप कह रहे हैं ना बंडल, हाँ, वो फोन भी ले लो और मैं तुम्हें मिनट्स भी दे दूंगा, ये बंडलिंग है। तो वो कहते हैं ये दोनों चीजें मुझे चाहिए, तो एक कुछ कुछ दे रहा है, कोई दे रहा है लेकिन सस्ते पैसों में दे रहा है, तो और हुँ, वो हो जाएगा। तो तकरीबन मेरे ख्याल से 12-13 किस्म के बिजनेस मॉडल्स हैं जिसको अब तक देखा गया है, और वो आई एम श्योर इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको बिजनेस मॉडल की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन ये हुँ, सारे मॉडल जो हैं ये उस पर डिपेंडेंट है कि आपका कंज्यूमर कौन है, और प्रोडक्ट उसकी फॉर कंज्यूमर। हुँ, हाँ, और आपकी आपकी नीड क्या है। इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो वो है, आई थिंक एक पॉइंट है, वो ये कि अली आपने भी देखा होगा, स्ट्रेटेजाइजर एक कंपनी है जो कि स्विस बंदा है, डॉक्टर एलेक्स ऑस्ट्रोवेल्ड। उसने बिजनेस मॉडल कैनवस बनाया है। तो उसने किया ये कि विजुअलाइज कर दिया है पूरे बिजनेस को, कि भाई आपके की कस्टमर्स कौन है, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, पैसे आप कैसे कमाते हैं। वरना ये होता है ना कि भाई बिजनेस है, वो ऑफिस थोड़ी बिजनेस है, आपका आइडिया बिजनेस है ना। तो उस हुँ, आइडिया को उसने विजुअलाइज कर दिया और उसने उसके टूल्स बना दिए। तो अब बहुत बड़ी इवन बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी वो टूल्स यूज कर रही हैं। तो स्ट्रेटेजाइजर नाम है उसका कंपनी का, आप सर्च कीजिएगा, और बिजनेस मॉडल कैनवस, आई थिंक ये 2014-15 में उसने उसने बनाया था। तो हमने उसके बाद बहुत सारी जो कंपनीज बनाई या बनाने की कोशिश भी की, तो हम वो लेके बैठ जाते थे और हम कहते थे इसको फिल करते हैं, इसको फिल करते हैं। तो वो बड़ा अच्छा मॉडल उसने बनाया है जिससे कोई भी चीज मिस आउट नहीं हो रही बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
और उसने उसमें वो इवन वैल्यू प्रोपोजिशन का भी उसने एक कैनवस बनाया हुआ है कि आप कहते हैं ना मुझे एक प्रोडक्ट बनानी है, तो क्या वो वैल्यू प्रोपोजिशन का जो क्राइटेरिया है उसमें वो फिट बैठती भी है या नहीं बैठती। एक तरह से चेकलिस्ट बना दी ना उसने, टूल्स जनरेट कर दिए जो हाँ। कि आप टीम के साथ बैठेंगे ना, उसको फिल आउट करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरा कस्टमर कौन है, मेरा सप्लायर कौन है, मैं पैसे कैसे कमाता हूँ, मेरे खर्चे कौन है। तो आई थिंक 6-7 उन्होंने क्वाड्रेंट्स हैं जो कि बनाए, तो वो बहुत ही हाईली रिकमेंडेड। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्ली अल्टीमेट है वो, लेकिन हाईली रिकमेंडेड कि अगर कोई भी सोच भी रहा है तो इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप देखनी के चाहिए। लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसको वाइंड अप करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 1 आवर से ऊपर हो गया, मुझे पिंग भी आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो तो थैंक यू वेरी मच अली भाई, मोहसिन भाई, वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है, और जैसा मैंने बताया कि अभी इसमें हम मज़ीद और घुस सकते हैं और उसको मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं अगले एपिसोड के अंदर। तो बहुत शुक्रिया आपका दोनों का टाइम देने का, और ऑडियंस के लिए प्लीज़ कमेंट्स में डाल के हमसे क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि हम आपके क्वेश्चन सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे क्वेश्चन करें, आप किस जर्नी में खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या आपकी पोजीशन है, क्या आप करना चाहते हैं। प्लीज़ शेयर विद अस, और हम कलेक्टिवली हम आपको जो है आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं अपनी नॉलेज से। तो प्लीज़ कीप अस एंगेज्ड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा हम इसी टाइम आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच अली भाई। अली भाई कुछ कहना चाहते हैं लास्ट मोमेंट? Just wanted to add कि जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की बिजनेस कैनवस की, इसी तरह 1-2 बुक्स हैं जो आपके लिए अच्छी रीडिंग मटेरियल होगा, जो भी उसमें इंटरेस्टेड हो। इसी से ये जो किसी बिजनेस को खड़ा करना और किसी बड़ी कंपनी के मुकाबले में, तो मैल्कम ग्लैडवेल ऑथर है, उनकी बुक है डेविड एंड गोलायथ। वो अगर किसी छोटी कंपनी ने जब कम्पीट करना होता है, तो देखिए हमारे सामने जायंट्स खड़े हुए हैं, तो उसके अंदर एक करेज पैदा करने के लिए एक अच्छा उसके अंदर टिप्स दी हुई हैं कि कैसे। और सेकेंडली एक बुक है जो अगर आपने प्राइसिंग अच्छी करनी है ना और वैल्यू पे कम्पीट करना है, तो कैसे जबरदस्त किस्म की प्राइसिंग करें और अच्छी डील्स बनाएं जो कि कस्टमर वोंट बी एबल टू रिफ्यूज। उसके लिए एक रिसेंट एक ऑथर बड़ा हुआ है फेमस, एलेक्स हरमोजी, उसकी बुक है हाउ टू क्रिएट $100 मिलियन डील्स। तो चीजियस सा टाइटल है, लेकिन ये है कि अदरवाइज द बुक इज गुड, आई हैव रेड इट, तो ये काफी इसमें के अंदर भी पावरफुल इनसाइट्स हैं। थैंक यू। जबरदस्त, थैंक्स फॉर शेयरिंग this. Thank you very much. थैंक यू। Done. Thank you so much. Okay, Allah Hafiz.